इमीडिएट सराउंडिंग, दो चीजें होती है, एक तो होती है सराउंडिंग्स और एक चीज होती है इमीडिएट सराउंडिंग्स। तो कोई बच्चा बताएगा कि इमीडिएट सराउंडिंग और सराउंडिंग्स में क्या डिफरेंस है? कोई हेल्प करेगा मेरी इस बात में कि इमीडिएट सराउंडिंग्स और सराउंडिंग्स इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है? बोलो भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमीडिएट सराउंडिंग्स एंड सराउंडिंग्स? देखो, ठीक है। अरे यार ये आज बड़ी दिक्कत कर रहा है। कोई यहाँ पे बॉडी रखी है, ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ आयरन ब्लॉक है, ठीक है बेटा। अब ये रेड हॉट है बिल्कुल, मतलब हीटेड है। इसके आसपास एयर है, येलो कलर के इस बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे एयर है, बॉक्स क्या है ये, फिर कुछ स्पेस है जिसमें एयर है। फिर इसके बहुत दूर कुछ रखा हुआ है। अरे हाँ, इसके दूर है, ये वॉल्स हैं, है ना। अब आप इस एग्जांपल से समझो कि आयरन ब्लॉक मान लो इसको, या फिर पतीला मान लो, या फिर गर्म गिलास का पानी मान लो, या गर्म गिलास का गर्म दूध का मग्गा मान लो, ठीक है, ऐसे जैसे, ठीक है। अब इसमें गर्म दूध भरा हुआ है, मेरे हाथ में मग्गा है, देखो इमेजिन करो इसमें गर्म दूध भरा हुआ है। गूगल पूरी कोशिश कर रहा है ना दिखे। हाँ, ये मग्गा है, इसमें गर्म दूध है। अब इसमें गर्म दूध होगा तो इसके आसपास की जो सराउंडिंग्स होंगी, एयर होगी, तब आप इसके आस बिल्कुल निकट, इसके बिल्कुल नजदीक हाथ लेके जाओगे तो आपको एहसास होगा कि गर्म है, बिना टच किए, बिना टच किए एहसास होगा। तो आप इसको टच करोगे तो अच्छे से एहसास हो जाएगा कि हाँ यार गर्म है। बिना टच किए भी हमें फील होगा कि हाँ हीटेड है ये। क्या आप ये मग्गा रखा हुआ है टेबल पे, और जब आप रूम में एंटर कर रहे हो तो क्या रूम में एंटर करते ही बता सकते हो कि ये दूध गर्म है या ठंडा है? नहीं बता नो सर। पाओगे, नहीं नो बता, सर। नहीं बता पाओगे यार। यस सर वाले तो फिर सुपर नेचुरल पावर है उनके पास। मलाई ऊपर आ रखी है तो अलग बात है, वो दिखने से पता चल जाता है, बट वैसे मग को देख के नहीं बता सकते कि इसमें जो पानी है या दूध है वो गर्म है या ठंडा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मग था, इसके जो बिल्कुल पास वाली एयर थी, जो इसके बिल्कुल पास वाली एयर थी, जो मैंने येलो कलर बॉक्स बना दिया एयर, वहां वहां तक मुझे पता पड़ रहा है कि यार इसके अंदर कुछ चीज है जो गर्म है। और बाकी वॉल्स हैं, जब आप रूम के अंदर घुसे, इन वॉल्स के अंदर कैसे भी घुसे इस रूम में, तो आपको घुसते ही नहीं पता पड़ रहा। बट इस गर्म मग के यहाँ होने से कुछ तो इफेक्ट इधर भी आ रहा होगा, लेकिन वो इतना कम है कि हम उसको सेंस नहीं कर पा रहे, या फिर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। इफेक्ट तो आएगा, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि रूम में गर्म दूध रखा हुआ है मग्गे में रूम में, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। ऑब्वियसली होगा, रूम की सारी एयर का टेम्परेचर थोड़ा बहुत तो बढ़ जाएगा उसकी वजह से, बट वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा कि वहां पे हमारा इतना इंपॉर्टेंट वो हो जाए कि हमें या तो फील होने लगे या फिर उससे कुछ चेंजेस हमें, इफेक्ट्स हमें नजर आने लगे, ठीक है। तो जब हम मैकेनिक्स पढ़ रहे तो हमने देखा था कि हम इफेक्ट्स के बारे में भी चिंतित है ना। तो देखो, जहां जहां तक ऐसा आसपास की जितनी चीजें जहां पे आपको डायरेक्टली उसके इफेक्ट नजर आ रहे हैं, किसके, मोशन पैरामीटर्स के, या फिर हीट के, जो भी चीज है, सराउंडिंग्स तो हर जगह एक सेम ही बात रहेगी ना। तो अगर किसी चीज के आसपास की जो चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल इस मग के आसपास की जो एयर थी, वो इसकी इमीडिएट सराउंडिंग थी, यानी कि सबसे पास वाली सराउंडिंग जहां पे आपको चेंजेस आराम से फील हो रहे हैं, उनको बोलते हैं इमीडिएट सराउंडिंग। और बाकी उसके अलावा जो कुछ बच गया वो उसको सराउंडिंग्स में गिन लो, ठीक है। तो अब ये वॉल ले लो, चाहे इसके बाहर का शहर ले लो, या दूसरे बंदे का घर ले लो, या किसी और गांव का घर ले लो, वो सब कुछ पार्ट ऑफ सराउंडिंग है। बट क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से बाहर है। जो ऑब्जेक्ट नहीं है वो सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग तो कुछ भी हो सकती है, बट एक चीज होगी इमीडिएट सराउंडिंग। इमीडिएट सराउंडिंग वो होगी, वो पार्ट ऑफ सराउंडिंग्स है जिसमें हमारे चेंजेस मैक्सिमम ऑब्जर्वेबल रहते हैं, जहां पे हम लोग फील कर सकते हैं चेंजेस को, चाहे वो मोशन पैरामीटर हो, चाहे हीट हो, या कुछ भी हो, वो चीजें अलग बात है। बट इनको बोलेंगे इमीडिएट सराउंडिंग। इमीडिएट सराउंडिंग मतलब जो सबसे पास वाली सराउंडिंग है, जहाँ पे आपको चेंजेस अच्छे से महसूस हो रहे हैं। समझ आया ये बात? यस सर, यस सर। ना। अब ये इमीडिएट सराउंडिंग आपको बार बार नजर आती रहेगी जब भी हम बात करेंगे ना, सराउंडिंग्स पे इफेक्ट आ रहा है, तो हम मोस्टली बात करते हैं इमीडिएट सराउंडिंग्स की। क्योंकि अब मेरा यहाँ पे मेरी स्टेबल पे ये गर्म दूध का मग्गा रखा है, अब कोई प्लूटो पे आदमी है, उसको क्या मतलब इस गर्म दूध से?
क्या उसको फील होगा क्या ये गर्म दूध रखा हुआ है? नो सर। है ना, कोई दूसरे ग्रह पे कोई एलियन बैठा हुआ है, उसको मेरे इस गर्म दूध के मग्गे की हीट थोड़ी फील होगी। बट बाय द डेफिनेशन ऑफ सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स क्या बोलते हैं भाई, दो ही चीज है, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अलावा जितनी भी चीजें हैं इस यूनिवर्स में वो सारी सराउंडिंग्स होंगी इसकी। तो जो मार्स पे है, प्लूटो पे है, किसी और दूसरी दुनिया के ग्रह पे कोई एलियन बैठा हो मान लो, तो उसको इस गर्म दूध से क्या मतलब, बट बाय द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स वो इस मग के लिए सराउंडिंग्स हो गया ना। तो ऐसी सराउंडिंग्स जो ऐसी सराउंडिंग जहां पे आपको इसके इफेक्ट फील हो उनको बोलते हैं इमीडिएट सराउंडिंग। तो ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, कोई भी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जिस भी मर्जी का कंसेप्ट हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो बेटा आराम करो, देखो सेहत सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लासेस, पढ़ाई लिखाई खुशी ये सब दूसरे नंबर पे है। जिन बच्चों को ऐसे जबरदस्ती क्लास अटेंड मत किया करो यार, ये बहुत गंदी आदत है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ की, कोई भी प्रॉब्लम है, फर्स्ट यू शुड टेक केयर ऑफ दैट थिंग ना। पहले हेल्थ की चिंता करो, पढ़ाई वढ़ाई सब चीजें सेकेंडरी हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बीच में क्लास छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा गला दुख रहा था, परेशान हो रहा था, मैंने कहा भाई नहीं, हेल्थ इज प्रायोरिटी, पहले गला सही होगा तभी आपको पढ़ा पाऊंगा, है ना। तो जिस भी बच्चे को हेल्थ का कोई भी कंसर्न है, बिना पूछे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत होगी यार, आपकी हेल्थ सही होनी चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी, दूसरी बात, है ना। हाँ छोड़ो भाई, क्लास नहीं हो रही तो क्यों करनी है, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, आप मेरे को मैसेज कर देना बेटा, ठीक है, स्पेशली मैसेज कर देना, बता देना सर मेरी उस दिन तबीयत खराब हो गई थी, मैं आपको तुरंत रिकॉर्डिंग्स के लिंक वगैरह जो भी होंगे भेज दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लो, इतनी छोटी छोटी टेंशन नहीं लेते, ठीक है, आराम करो, पहले सेहत सही करो। ठीक है, किसी भी बच्चे को हेल्थ की कोई भी इशू हो तो भाई पहले हेल्थ है, फिर बाकी चीजें बाद में, ठीक। कहावत भी है ना, पहला सुख, क्या होता है पहला सुख, बोलो बोलो, ऐसे बोलते नहीं है, पहला सुख निरोगी काया, पहले आपकी काया जो है, आपकी मतलब शरीर है वो, दैट शुड बी फ्री ऑफ डिसीजेस, है ना, निरोगी होना चाहिए आदमी को, फिर उसके बाद सब कुछ है। हरियाणवी में है शायद, आप लोगों को नहीं पता होगा, मेरे यहाँ तो बड़ी चलती है, पहला सुख निरोगी काया। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इमीडिएट सराउंडिंग्स की। अब सराउंडिंग्स का कंसेप्ट आपको समझ आया, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये बार बार यूज होगा, इमीडिएट सराउंडिंग्स, जब भी हम मुंह से बोल रहे हैं कि सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं, दिस मींस वी आर बाय डिफॉल्ट टॉकिंग अबाउट इमीडिएट सराउंडिंग्स। अब इसके बाद की कहानी ये रहेगी बेटा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्जेक्ट, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के हिसाब से दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, उसको रिलेटिव मोशन बोलेंगे। जब हमने रेस्ट और मोशन पढ़ा था तो ये साबित कर दिया था कि एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन नाम की कोई चीज नहीं होती, देयर इज ऑलवेज समथिंग कॉल्ड एज रिलेटिव रेस्ट या फिर रिलेटिव मोशन। तो बस वही उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम दो चीजों को देख रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन। हमेशा होता तो ऐसा ही है, वेलोसिटी जब हम बात करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन देखते हैं, तो वो भी इनहेरेंटली तो रिलेटिव वेलोसिटी ही है। बट अगर वहां पे क्या होता है, ओरिजिन को हम स्टेशनरी मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द रेफरेंस पॉइंट इज जीरो, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है उसकी वेलोसिटी हम जीरो मान लेते हैं, तब हम उसको डायरेक्टली बोलते हैं बिंदास की वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है, ये कितना है, वो कितना है। हमारा ऑब्जर्वर जो है या फिर हमारा ओरिजिन पॉइंट है, अगर वो रेस्ट पे है तो फिर हम डायरेक्टली यूज करते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब वो सब। लेकिन एक्चुअल में तो वो रिलेटिव ही है, रिलेटिव टू क्या, रिलेटिव टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर रुका हुआ है उसके रिलेशन में। तो फिर हमने रिलेटिव हटा दिया, क्यों, क्योंकि जीरो को माइनस करना कोई सेंस वाली बात नहीं है, जीरो को माइनस करो या ऐड करो कोई मतलब नहीं। इसीलिए अगर बट लेकिन अगर हमारा ऑब्जर्वर ही मूव करने लगे, हमारा ऑब्जर्वर ही मूव करने लगे, तो आपको क्या महसूस होगा कि फिर हमें ये रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन का कंसेप्ट ढंग से याद आ जाएगा। था तो ये शुरू से ही रिलेटिव वेलोसिटी, था तो ये शुरू से ही रिलेटिव एक्सेलरेशन, बट हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, तो हमें फील नहीं हो रहा था, बट था ये शुरू से ही। बट अगर हमारा ऑब्जर्वर या जो रेफरेंस पॉइंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वही मूव करने लगे, तो फिर हमें उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, कहां से, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द जिस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, द थिंग दैट इज टू बी ऑब्जर्व्ड, उसकी वेलोसिटी माइनस उसमें से स्टेशनरी या फिर जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी को माइनस करना पड़ेगा। बस यही कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन, इन रेफरेंस टू विच, इन रेफरेंस टू ऑब्जर्वर। तो मोशन पैरामीटर्स, वेदर इट मे बी स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, जो मर्जी,
मोशन पैरामीटर है, दे आर ऑलवेज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जर्वर एंड एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट, और तीसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हो। तो कोई दो ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जिनके बीच में मोशन हो रहा है, और तीसरा होगा एक ऑब्जर्वर जो उसको देख रहा होगा मोशन को। वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी बैठा हो सकता है, कहीं थर्ड पॉइंट पे भी हो सकता है, या फिर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये हम पोजीशन टू पोजीशन डिपेंड करेगा कि कहाँ पे वो ऑब्जर्वर है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है। तो अब देखो, आपको पहला दिख रहा है फ्रेम। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसको छोड़ो, पहले यहां से देखते हैं। फ्रॉम अबव फिगर में क्या दिया है, पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। पोजीशन सी का, सी क्या है, देखो इसमें तीन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिए बेटा, फ्रेम ए, फ्रेम बी, फ्रेम सी। फ्रेम ए पे लड़का खड़ा हुआ है, फ्रेम बी पे व्हाइट कलर की कार है, और फ्रेम सी पे ब्लैक कलर की कार है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि पहले पोजीशन देखो, सबसे पहला है कि पोजीशन ऑफ एक्स सी ए। एक्स सी ए का मतलब है कि पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। सी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, देखो सी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में, सी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ कहीं है, और ये इधर है। इसकी पोजीशन बताओगे तो क्या बताओगे कि इसमें एक्स की पोजीशन, जो बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए, प्लस सी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी, इन दोनों को ऐड कर दो। तो आपने क्या करा, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जैसी बात हो गई कि आप दोनों चीजों को ले जा रहे हो, तो आप पहले एक को रेफरेंस ले लो, फिर दूसरे को ले लो, दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, देखो एक बार बताता हूँ। कुछ नहीं किया, ऐड कर दिया। पहले हमने ए से बी की दूरी ले ली, इसको बोल दिया बी की दूरी ए के रिस्पेक्ट में। फिर सी से बी की दूरी ले ली, इसको बोल दिया सी की दूरी बी के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स सी बी, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ, सॉरी, पोजीशन ऑफ एक्स, पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इन दोनों को ऐड किया तो हमें मिल गया पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। इसी को हमने बोल दिया रिलेटिव, यानी कि पोजीशन ऑफ बी इन रिलेशन टू ए, पोजीशन ऑफ सी इन रिलेशन टू बी। इसको पोजीशन ऑफ सी इन रिलेशन टू बी को क्या बोलेंगे, एक्स सी बी। पोजीशन ऑफ बी इन रिलेशन टू ए क्या बोलेंगे, एक्स बी ए। और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमें मिलेगी पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी एक्स सी ए। तो ऐसे ही एडिशन होने वाला है हमारा। सिमिलरली वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो वेलोसिटी निकाल रहे हो तो बेटा दोनों साइड वेलोसिटी हो जाएगी। सी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में क्या होगी, पहले बी की ए के रिस्पेक्ट में निकाल लो, और फिर सी की बी के रिस्पेक्ट में निकाल लो। तो दोनों को ऐड करोगे तो सी की ए के रिस्पेक्ट में आएगी। बस इतना सा है, सिंपल है, कुछ नहीं है। जब क्वेश्चन आएगा समझ आ जाएगा। जिन बच्चों को आ गया होगा उनको तो समझ आ गया होगा, जिनको अभी भी इसमें डाउट है कि ये क्या हो रहा है, वो सीधा क्वेश्चन से जब न्यूमेरिकल ऐड होंगे ना सिंपल, तो आपको समझ आ जाएगा। सिमिलरली आप एक्सेलरेशन के लिए कर लो, डबल दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, हो गया खत्म। ठीक है, अगर हमारा स्टेशनरी ऑब्जर्वर होता है, यानी कि बी की एक्सेलरेशन ए के रिस्पेक्ट में जीरो रही होती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कांस्टेंट वेलोसिटी मान ली बी की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो दिस मींस कि इट इज हैविंग जीरो एक्सेलरेशन, तो उसको जीरो पुट कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। सिंपल, जो अब तक करते आए वही खेल चल रहा है। बट हमने क्या कर लिया है कि जो ये पहले ये वैल्यू जीरो हुआ करती थी, पोजीशन जीरो हुआ करती थी, तो वेलोसिटी भी जीरो करती थी। अब सिर्फ हमने यहाँ पे इसको एक्सेलरेशन को जीरो माना तीसरे पॉइंट पे जाके, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये होता था कि पोजीशन पोजीशन थी, वेलोसिटी वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब ये चीजें हम देख लेंगे। अब रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हो, देखो कार बी मूव कर रहा है, कार ए मूव कर रहा है, अगर दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं बी की वेलोसिटी बताना चाहता हूँ ए की रिस्पेक्ट। पहले मैं बताता था किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, लेकिन अभी जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है जिसको बोलते हैं कार, ये ब्लू कलर की कार, ये खुद मोशन में है, इट इज हैविंग सम वेलोसिटी है। तो जब मैं ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में लिखूंगा, तो क्या करूंगा, ए वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी से ए चल रहा है माइनस कर दूंगा बी की वेलोसिटी। अगर बी की ए के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो पहले बी वाली लिख लूंगा, बाद में ए वाली लिख लूंगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि किस में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। तो जिन बच्चों को आता है वो ये क्वेश्चन स्टार्ट करो, नहीं तो फिर हिंट दे के मैं कराऊंगा। करो सब लोग स्टार्ट, जिनको समझ आ गया होगा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा बिल्कुल डिटेल में।
शाबाश। जब ट्रेन एक दूसरे के एक पास आ रही होंगी, उसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों की वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं, बट वो दोनों से एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, तो भी ऐड ही होंगी वैसे तो। पर देखो इसका क्या आएगा आंसर। व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अच्छा एक दूसरे के पास नहीं आ रही, ये बात कर रहे हैं कि एक डायरेक्शन में मूव करे और अपोजिट में मूव करे। जब एक डायरेक्शन में मूव करेंगी तो वेलोसिटीज अप्रोप्रिएटली एडजस्ट करनी पड़ेगी आपको। जो लार्जर वेलोसिटी है उसमें से स्मॉलर वाली कम करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी तो फिर क्रॉस कर रही है, मतलब दोनों एक दूसरे के आसपास आ रही हैं, तो दोनों की वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। यही कंसेप्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, कि एक में दूसरा ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। इसी को यूज करते हुए निकालो। जिन्होंने कर लिया चैट बॉक्स में डाल दो आंसर। अच्छा डाल दिया सबने, ठीक है। डी आंसर आ रहा है। जिनका आ जाता है हैंड रेज करो, ताकि कुछ समय और दे रहा हूँ जो बच्चे कर रहे हैं उन लोगों के लिए। तब तक मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। एक पैसेंजर ट्रेन है, 60 मीटर लंबी है, जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। अ फ्राइट ट्रेन यानी एक मालगाड़ी है फिर दूसरी, उसकी लेंथ है 120 मीटर और वो स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये पहले मैंने मान लिया बेटा 60 मीटर लंबी, क्या बोलते हैं इसको, यात्री गाड़ी है ना, पैसेंजर ट्रेन। और 120 मीटर लंबी मालगाड़ी मान लेते हैं, फ्राइट ट्रेन। ठीक है, इसकी लेंथ है 120 मीटर, क्वेश्चन में दिया गया है। पहले वाली की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाली की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब पूछ रहे हैं कि आपको टाइम टेकन टू क्रॉस, ये जब ये एक दूसरे को क्रॉस कितनी देर में कर जाएंगी, उस टाइम का रेशियो निकालना है। कब कब का? पहला तो व्हेन दे आर मूविंग द सेम डायरेक्शन, जब ये दोनों की दोनों एक ही दिशा में मूव करेंगी। और दूसरी व्हेन दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो सेम डायरेक्शन में मूव करें और अपोजिट में मूव करें, तो पहले ये देखो कि ये सेम डायरेक्शन वाले का देखते हैं। पहला है सेम डायरेक्शन। जब ये सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो मैं मान लेता हूं कि 80 किलोमीटर वाली जो गाड़ी है वो पीछे है, अदरवाइज तो क्रॉस कर ही नहीं पाएगी। 80 किलोमीटर जिसकी स्पीड है वो पीछे मूव कर रही है पटरी पे, और आगे है 30 किलोमीटर वाली लंबी गाड़ी जो है, 30 किलोमीटर पर आवर वाली। तो अब ये इसको क्रॉस करना चाहती है, इससे आगे निकलना चाहती है, ठीक है। तो इसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा वो इमेजिन करो। जब ये एक दूसरे के पास आ जाएंगी, यानी जब ये एक दूसरे को टच करने वाली होंगी इस पॉइंट पे, ऐसा कुछ होगा कि ये वाली ट्रेन यहाँ आ चुकी होगी, तब से मैं डिस्टेंस काउंट करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ये कितना इसको चलना पड़ेगा, ये 120 तो इसका लेंथ पूरी क्रॉस करनी पड़ेगी। फिर ये ट्रेन कुछ ऐसी रहेगी इधर ऐसे, फिर बची हुई जो इसकी लेंथ है यानी 60 मीटर, इसको ओवरटेक करने के लिए प्रॉपरली इसको 60 मीटर और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस जो इसको चलना पड़ेगा वो होगा 120 जमा 60, जिसको बोलेंगे 180 मीटर, ठीक। और स्पीड क्या होगी ओवरटेक करने की, 30 की स्पीड से तो ये चल रही है भाई, और ये चलेगी 80 से। तो एक दूसरे के रिलेशन में, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ये 30 किलोमीटर वाले से कितनी स्पीड का गैप हुआ, जो गैप हुआ बस वही लेंगे। तो 80 ये था, 30 ये रहा, तो इन दोनों का गैप जो आएगा वो क्या आएगा, 80 माइनस 30, यानी कि 50 किलोमीटर
पर आवर से ओवरटेक करेगी। ठीक है, अब सेकंड केस ले लो, जब ये एक दूसरे के एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये 60 से, ये 80 से चल रही है, ये 30 से चल रही है। इसकी 80 वाली की लेंथ 60 है और इसकी 120 है। तो चलना तो इनको अभी भी उतना ही पड़ेगा, चलना तो एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए अभी भी उतना ही पड़ेगा, कितना, 180 मीटर। बट इनकी स्पीड क्या हो जाएंगी ऐड, 80 और 30, 80 और 30 कितना होगा, 110 किलोमीटर पर आवर। यही पूछा है कि इनका रेशियो क्या है। रेशियो क्या है भाई, 110 डिवाइडेड बाय 50। रेशियो टाइम टेकन बाय, अच्छा इसके दोनों आंसर हो सकते थे यार, इसका 110 डिवाइडेड बाय 50 भी हो सकता था और 50 डिवाइडेड बाय 110 भी हो सकता था, बट 110 है नहीं इधर, ये वाला ऑप्शन तो है नहीं इसमें। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है कि 11/5। ये डिस्टेंस मैंने इसलिए दिखा दिया कि डिस्टेंस का आपको इशू ना लगे कि यार डिस्टेंस तो कुछ अलग नहीं होगा। जब ये पीछे से ओवरटेक करेगी तब तो स्पीड, भाई जो 80 से चल रही है उसको 50 का गैप रहेगा ना दोनों के बीच में, तो उसको आप यूज करके ये निकाल लो कि इसका जो रिलेटिव स्पीड रहेगी वो 50 रहेगी। और जब दोनों एक साइड ऐड करेंगी तो जिस स्पीड से मैं आपकी तरफ आता हूँ और आप उधर से आ रहे हो तो दोनों की स्पीड एड अप हो जाएंगी, बस ऐसा ही इनमें हो रहा है, 80 + 30, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। 110/50 एक ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है 50/110, बट 50/110 ऑप्शन में नहीं है एबीसीडी में, इसलिए ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, जिन बच्चों का आया सही आया आंसर भाई, और ये आधे मिनट का ही सवाल है, जैसे पढ़ोगे पढ़ते ही क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक, इसी की पूरी राम कहानी नीचे लिखी हुई है, ये क्वेश्चन की चित्र तो नहीं है इसमें, पर बिना चित्र के समझ लोगे। अरे ठीक है, अब हाँ एक चीज और बच गई, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी क्या, S = ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन थी ना जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी यू को मल्टीप्लाई करो टाइम से, फिर हाफ ए टी स्क्वायर ले लो। अब ये क्या था, ये क्या था बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम, है ना, किसी टाइम जो गिवन टाइम टी है, उस टाइम टी के दौरान टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो अब इसी फॉर्मूला को आप दो बार यूज कर लोगे तो आपको पता पड़ेगा। मान लो मैं बोल दूं कि n सेकंड्स में कि, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, बोलता हूँ कि 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट आई s, जिसके नीचे 5 लिख दिया मैंने, S5। 5 सेकंड चला तो S5 आया, और 4 सेकंड चला होता तो मैं बोलता हूँ कि S4 आता। तो मैं ये बोलूं कि जब 4 सेकंड से 5वां सेकंड हो रहा था तो कितना चला, तो बस ऐसे बोल दूंगा ना, S5 - S4। भाई एस फोर पे तो 4 सेकंड के अंत पे था, और फिर S5 पे जब 5 सेकंड पूरे हो गए तब हो गया, तो 4 से जब 5 सेकंड हुए तब कितना चला, तो यही हुआ ना कि 5वें में से चौथा माइनस कर दो। बस वही हम यहाँ करेंगे, हम पहले nth सेकंड के लिए निकाल लेंगे, n कोई सेकंड है उसमें क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इंटू एन, एन तो हमारा टाइम है इसलिए, तो टी की जगह n रख दिया, हाफ इंटू ए एन स्क्वायर, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए। फिर दोबारा करेंगे कि n-1 सेकंड, एन से जस्ट पहले वाले सेकंड में कितना चलेगा, तो उसको लिख दिया एन, एस ऑफ n-1, यू टी, टी की जगह n-1 लिख दिया बेटा, हाफ इंटू ए, टी स्क्वायर था तो n-1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 1 में से 2 माइनस कर लो, 1 इक्वेशन में से 2 माइनस कर लो तो मुझे मिल जाएगा nth सेकंड, यानी n-1 से जब n तक गया समय तो उस ड्यूरेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बस ये निकाल लिया, एस एन माइनस SN-1, तो दोनों वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में से दूसरे को माइनस कर दिया, तो UN प्लस हाफ ए एन स्क्र में से माइनस करना है UN-1 प्लस हाफ AN-1 का होल स्क्वायर। ये सोल्व करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो इस पे काफी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, nth सेकंड में, नीट में तो आते ही आते हैं, यहाँ भी आ जाते हैं। ठीक, तो nth सेकंड का क्या हुआ, U प्लस A/2 2n-1। कुछ दिक्कत नहीं है, अगर ये फॉर्मूला याद भी ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला तो हमें याद है ना, ऐसी कुछ यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब पूछे फोर्थ सेकंड में कितना चला
तो माइनस कर दो भाई, पहले फोर्थ वाला निकाल दो, फिर 3 वाला। 4 पे कुछ वैल्यू आएगी इसकी, 3 पे कुछ वैल्यू आएगी, दोनों को आपस में माइनस कर दो, आ गया आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रटा जाए तो ठीक है, नहीं रटा जाए तो भी ठीक है भाई, ये यूज कर लो। ये माइनस तो हम पेपर में कर ही सकते हैं ना सर। ठीक है, तो जो रट पाए, जिन्हें रट रखा हो, अच्छी बात है। अब ये क्वेश्चन कर लो जी, बिना फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मैं तो वही वाला फॉर्मूला लिखूंगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको यूज कर लो। इससे कर सकते हो तो कर लो, जिनको वो वाला फॉर्मूला याद है तो उससे कर लो। वो भी लिख दूं क्या, दोनों से ही कर लेंगे हम, एस एन एथ यू प्लस ए बाई टू 2n-1। मुझे भी याद नहीं है ये फॉर्मूला, nth सेकंड में। The displacement of a body in fourth second of the motion is twice the displacement of its second. If the acceleration of the body is 3 मीटर, what is the initial velocity? U निकालना है आपको, S फोर्थ दे रखा है और F सेकंड दे रखा है। जिनका हो जाएगा हैंड रेज करोगे, अभी सबके हाथ नीचे कर दिए मैंने, हाँ ठीक है। दो बार फॉर्मूला लगेगा, फिर एक्सेल, इसमें क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा बेटा। एक बैच है 2 नंबरी बैच, पता है उसका? नो सर। एक बैच है आपका, थर्ड बैच है ना, जैसे ऐसे ही एक बैच है 2 नंबरी। यार गले में दर्द क्यों हो रहा है मेरे यहाँ पे, पता नहीं, हेलमेट से हो गया होगा शायद। हाँ, तो 2 नंबरी बैच वो एक्चुअल में ही 2 नंबरी है, क्योंकि वहां पे बच्चे आंसर ही नहीं देते, आज उनको डांटना पड़ गया। मैंने बताया यार कुछ बैचेज हैं जहाँ पे अच्छे से बच्चे आंसर देते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, और वो लोग क्या है, उनको बताते रहो बताते रहो बताते रहो, सुनते जाएंगे, हिंट्स लेते जाएंगे, बट सोल्व नहीं करेंगे। इतने 2 नंबरी बच्चे हैं उसमें, डांटना पड़ा आज उनको। मैंने कहा कि आज क्लास ही नहीं लूंगा मैं तुम्हारी, जब तक तुम आगे बढ़ोगे नहीं। एक क्वेश्चन कराया था ना आपको, एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन वाला था, ऐसा कुछ था, देखो ऐसी शेप बन रही थी वहां पे, ऐसे जाके कुछ ऐसे करके फिर ऐसा, तो फिफ्थ सेकंड से पहले आपको टाइम निकालना था, मैं बोल रहा था ये एरिया निकाल लो, एटी ग्राफ था, याद आया? उस क्वेश्चन यस सर। में उस क्वेश्चन में एक भी बच्चे ने आंसर नहीं दिया, उनको सारे हिंट दे दिए, फिर 5 मिनट वेट भी कर लिया, एक भी बच्चा ऐसा नहीं आया जिसने आंसर दिया, फिर उनको डांटा, मैंने कहा तुम नहीं करोगे कुछ भी, फिर डांटने के बाद ठीक हो गए। तो अच्छा, जब अच्छा लगता है जब बच्चे आंसर देते हैं ना, तो तुम्हारे लिए अप्रिसिएशन है भाई, ये तुम लोग अच्छे बच्चे हो। देखो 7 बच्चों ने कर लिया, आंसर डालो चैट बॉक्स में, क्या आया है ऑलरेडी डल सर डाल दिया है, 3 हाँ, बाई 2 मीटर पर सेकेंड। 3/2 मीटर पर सेकेंड, शाबाश, ठीक है भाई, 3/2 मीटर पर सेकेंड, शाबाश, ग्रेट। हम भी सोल्व कर लेते हैं इसको, हमने देखो कितनी जल्दी सोल्व कर दिया इसको, तुम्हारा इतनी जल्दी थोड़ी हुआ होगा, मैंने देखो कितनी जल्दी कर दिया। देखो यहाँ भी बाय डिफॉल्ट यही फॉर्मूला यूज कर लिया है कि एस एन एथ यू प्लस ए बाई टू 2n-1, ठीक है बेटा। तो पहले हमें दिया है कि सेकंड सेकंड में, सेकंड जब दूसरा वाला सेकंड हो रहा था, तो उसमें क्या हुआ, S2 निकाल लिया, उसमें वैल्यूज 2 पुट करती, हर जगह जो वैल्यू थी वो 2 पुट करती। देखो U तो मुझे निकालना है, ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे 3 दे रखी है क्वेश्चन में, ये 3, तो ये A/2 था, इसको 3/2 कर लिया, ठीक। और फिर 2 n क्या है, सेकंड, सेकंड वाले में निकालो तो 2 × n-1, तो इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा u प्लस 9/2, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ सेकंड के लिए निकालोगे तो उसमें वैल्यूज पुट करोगे सिमिलरली, तो आपको मिलेगा u प्लस 21/2। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन फोर्थ सेकंड इज ट्वाइस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड। जब चौथे सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डबल है किसके, सेकंड वाले सेकंड के। तो आपने ये लिख दिया कि S4 इज
2 टाइम्स ऑफ S2। इसी रिलेशन को यूज करते हुए आपने S4 की तो वैल्यू यहां से डाल दी ये, और S2 की वैल्यू ये वाली उठाई और यहाँ डाल दी। दोनों को सोल्व करोगे तो u की वैल्यू आपकी आ गई 3/2 मीटर पर सेकेंड। और यही पूछा था व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। जब हम इक्वेशंस पढ़ रहे थे तो आप इनिशियल वेलोसिटी को u माना था, तो u हमने निकाल लिया। ठीक है सर। कर लोगे? यस सर। हो जाएगा ना, मैक्सिमम बच्चों ने वैसे कर भी लिया है। ठीक। यस सर। अब क्विक असाइनमेंट 1 आ रहा है, ये लो। इसमें हम लोग करते हैं, रुको क्वेश्चन बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन खुद करोगे बाद में, अभी नहीं। फर्स्ट 2 सेकेंड, सेकंड कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, थोड़ा सा इससे आगे है, जो अभी किया उससे थोड़ा सा आगे है। सब लोग करो सेकंड क्वेश्चन। इस असाइनमेंट में से 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे बेटा। एक तो सेकंड क्वेश्चन कर लो, सब लोग हाथ नीचे कर लो। पायल का हो भी गया, शाबाश बेटा। चीता लोग हैं, चीता। सर 10 मीटर पर सेकंड। सही है, शाबाश। देखते हैं, अभी आंसर तो मुझे भी नहीं पता। सर सही है, शाबाश मतलब बोल दिए, फिर आंसर मेरे को भी नहीं पता हाँ है। तो अच्छी बात है ना कि तुम लोगों ने कर लिया, तो अच्छी बात है भाई, भरोसा है मुझे तुम सब पे। देखो 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर आएगा ना? हाँ सेंटीमीटर ही आएगा। ट्रेन ए, मैं ये चूज कर रहा हूँ, फोर्थ कराऊं या फिफ्थ कराऊं, देखने दो। फोर्थ कर लो, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 4 कर लो 1 के बाद। फर्स्ट 1 और फिफ्थ 1 ये घर से करके आना, थर्ड भी घर से करके आना। चलो हो गया। शाबाश। 6 मिनट आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का। यस सर, सर 6 यस मिनट सर। है। ठीक है, कुछ बच्चों को और करने देते हैं, चीता लोगों को छोड़ के। जो विनर्स हैं उनको करने देते हैं भाई। तो क्या बोलते हैं, कछुआ जीतता है ना, तो कछुआ है कोई हमारी टीम में, कुछ बच्चे कछुए हैं अभी, कुछ बच्चे अभी खरगोश हैं, कुछ मेरे जैसे हैं लोमड़ी टाइप के, तो उनको भी करने देते हैं, फिर बात करेंगे सॉल्यूशन की। हरे राम हरे राम। अरे यार, जिनका हो जाए वो हैंड रेज रखो, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे हैं, संख्या बल कितना है जिन लोगों ने कर लिया, है ना। सारा खेल संख्या बल का ही तो है। डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? डेमोक्रेसी है ना हमारा कंट्री, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा? कि किसके साथ कितना संख्या बल खड़ा है ना, किसके साथ कितने लोग हैं, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो सोल्यूशन के यस सर। लोग होंगे, उससे मुझे आइडिया लगता रहेगा कि कितनी जनता है जो क्वेश्चन कर पा रही है। देखो मेरे पास हार्ड ड्राइव्स का है ना ढेर लगा हुआ है, एक ये रही, एक इसमें लगी हुई है, एक इसमें लगी हुई है तीसरी, और एक तो बहुत बड़ी है 4 टेराबाइट की है, वो रखी हुई है। मैं यही देख रहा था, मेरा एक कंटेंट में ढूंढ रहा हूँ तुम लोगों के लिए, वो है कौन से में। और एक कंप्यूटर के साथ जोड़ रखे 2 टेराबाइट, 8-10 टेराबाइट डेटा। देखो एक ये रही सबसे बड़ी, इन सब की मम्मी है ये, इसमें सबका डेटा भरा हुआ है। ठीक है, 11 बच्चों ने कर लिया है भाई। अब हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, ठीक है, फिर देखेंगे क्या है कंटेंट, तो बाद में देखते हैं। ठीक है, क्लास के बाद 2 मिनट बात करेंगे, उसमें बताएंगे कंटेंट के बारे में। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। तो सेकंड देख लो भाई, हमें क्या पूछा है पहले तो ये देख, ए बॉडी कवर्स 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड्स, पहले 2 सेकंड में 200 सेंटीमीटर, 220 इन नेक्स्ट 4 सेकंड। तो हमें क्या दिया गया है, एक 0 से 2 जो टाइम हुआ तो उसमें 200 सेंटीमीटर कवर किया, और नेक्स्ट 4 मतलब 2 से 6 तक ये 220 सेंटीमीटर किया। अज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट अज्यूम करते हुए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 7 सेकंड, जब 7 सेकंड यानी कि t इक्वल्स टू 7 सेकंड के ऊपर आपको निकालनी है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी थी। ठीक है, ये पूछा गया है, तो इसके बेसिस पे सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर्मूला यूज किया एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है 200 मीटर चला, कब कितने सेकंड में चला, पहले 2 सेकंड में। ठीक है, वही वैल्यू पुट कर दी, टाइम की वैल्यू कर दी 2 पुट, तो क्या आया 4, 2 का स्क्वायर 4 आ गया बेटा। सेंटीमीटर में ही डिस्प्लेसमेंट था, सेंटीमीटर में ही हमें स्पीड दी गई है, तो कोई इशू नहीं है, हम लोग उसको डाल देंगे। तो हमें आ गया u प्लस ए, एक टर्म आ गई u प्लस ए इक्वल टू 100, पहली इक्वेशन। फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब दूसरे वाली जो इक्वेशन है उसमें भी एक ही वैल्यू सेम रहने वाली है। तो दूसरा क्या कंडीशन दिया है कि नेक्स्ट 4 सेकंड्स में 220 सेंटीमीटर चलता है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 6 सेकंड क्या होगा, 200 तो पहले दो वाला और 220 अगले 4 सेकंड वाला, दोनों को ऐड कर दो, 420 सेंटीमीटर चल जाएगा 6 सेकंड में। यही वैल्यूज दोबारा उसी फॉर्मूले में भर दो, तो 420 ऐसे u इंटू 6 हाफ इंटू ये करके आपको एक दूसरी इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ सोल्व करते ही आप u और a निकाल सकते हो। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो आपको दोनों इक्वेशन में से u उड़ा दिया, माइनस कर दिया पहले में से दूसरी को, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -15 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब फिर कोई भी इनमें से इक्वेशन ले लो, या तो 2 वाली ले लो या 1 वाली, किसी भी एक का यूज करते हुए आप फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। u आ जाएगा, ठीक है। u क्या था बेटा, u रेस्ट पे था क्या, जीरो ले लिया क्या, नहीं जीरो तो नहीं ले सकते, अदरवाइज दो इक्वेशन नहीं थी। आप दोनों को इस्तेमाल करते हुए a निकाल लोगे और u निकाल लोगे 115, इन दोनों को यूज करके फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस 80 निकल जाएगा। तो u आपको मिलेगा इन दोनों इक्वेशन से 1 और 2 से, और a भी इन दोनों से मिलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और u तो एक ही बार स्टार्ट हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप ये इक्वेशन यूज करके 10 सेंटीमीटर पर सेकंड निकालोगे। जिन बच्चों ने निकाला है शाबाश, नहीं निकल पाए ये रहा सोल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, अ पुलिसमैन ट्रेवल्स एट 75 किलोमीटर पर आवर, चेजिज अ थीफ 1500 मीटर अवे, 1500 मीटर दूर है कोई थीफ है, ठीक है, और पुलिसमैन की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। चोर चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। तो रिलेटिव गैप कितना हुआ, 75 और 60, तो कितने की स्पीड से चलेगा, 15, 15 का गैप आएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर से उसको 1.5 किलोमीटर चलना है, मतलब 1500 मीटर, तो कितना टाइम लेगा, 10 मिनट है, 10 मिनट, सॉरी 10, 1/10 आवर, 1/10 आवर, 6 मिनट। 60/10, तो 6 मिनट। भाई ये 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर चलना है कितनी रफ्तार से, रिलेटिव गैप कितना है 75 और 60, 15 किलोमीटर की रफ्तार से उसको कैच करेगा ना, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है, और चलना कितना है 1.5 किलोमीटर, तो 1/10 ऑफ एन आवर आंसर आता है, जो कि है 60/10, 6 मिनट। ठीक है, यही यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो ये ऐसे कर लोगे। बाकी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 3 और 5 ये घर से करोगे। और ये नोट शेयर कर दिए क्या मैंने,
अभी नहीं किए हैं शायद, नो सर। नो है ना? सर। ये मैं कर दूंगा बेटा, आज ही कर दूंगा पक्का। तो फिर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 ये घर से करोगे, ठीक है? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेविटेशन। अब थोड़ा ग्रेविटेशन के बारे में चर्चा हो जाए, क्योंकि ग्रेविटेशन भी एक जो वो है, वो 1D मोशन ही है ना, स्ट्रेट लाइन में, और वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी फिक्स्ड है। पहले तो अब तो हम अननोन एक्सेलरेशन में कर रहे थे, वहां पे एक्सेलरेशन को हम लिख देते हैं जी, और जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या वैल्यू रखते हैं बेटा इसकी जनरली? 9.816 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू है जो हम आमतौर पे कैलकुलेशन में लिखते हैं। अगर कहीं दे दी हो जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो बड़ी अच्छी बात है, वो यूज कर लेंगे, ठीक है। कम एक्यूरेसी के साथ यूज करना है तो 9.8 यूज कर लो, ठीक, ये सबको पता है। अब ग्रेविटेशन की बात स्टार्ट हो रही है, और एक चीज और भी रहती है जी के बारे में। जी क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यस सर। ठीक है, जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। m1 क्या है? मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। m2 क्या है? मास ऑफ सेकंड बॉडी। आर स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ मासेस ऑफ द टू बॉडीज, ठीक। अब हम लोग देखते हैं फ्री फॉल। पहले होगा वैक्यूम में। एक सेकंड रुको यार, मैं थोड़ा नाक खराब हो रहा है मेरा। चलो तुम्हारी क्लास के बाद ही पीऊंगा पानी वानी, ठीक है? अभी देखो यार इतना तो योगा करता हूँ मैं, इतना सब करता हूँ, फिर भी देखो क्या हाल हो रहा है एकदम से। हाँ, फ्री फॉल। फ्री फॉल इज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटेशनल इफेक्ट ओनली, यानी कि सिर्फ उस पर एक ही फोर्स लग रहा है जिसको बोलते हैं ग्रेविटी, ठीक है? उसके अलावा उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो उसको बोलेंगे फ्री फॉल। अब फ्री फॉल डज नॉट मीन दैट द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन ओनली, इट मे बी, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है, चलो ये बाद में देखेंगे। पहले दो एग्जांपल देखो आप। एक है वैक्यूम चैम्बर, पहले वाला है वैक्यूम चैम्बर, जिसके अंदर एक क्या बोलते हैं, पंख है ना, अपन क्या बोलते हैं इसको, मोर पंख बोल लो या कोई भी फेदर बोल लो, ठीक है? और दूसरा है हथौड़ा। सिमिलर कंडीशन सेकंड केस में, बट वहां पे एयर रेजिस्टेंस है, वहां पे हमारे पास एटमोस्फियरिक एयर है। दोनों को एक साथ गिराते हैं तो क्या होगा देखो, फर्स्ट वाले में एक साथ गिर गए, और जो पंख था वो हिलता डुलता हुआ आ रहा है। ये अब इसमें यार पावर पॉइंट में बनाई गई है ना, इसको पंख ही मान लो, नीचे गिर रहा है ये वाला, नीचे गिर के भी पंख ही इमेजिन कर लो। तो ये WPS ऑफिस की वजह से थोड़ा ऐसा हो रहा है कि ये ऐसे अलग अलग हो जा रहा है, बट यहाँ पे आके वो पंख ही है, थोड़ा हिलता डुलता है। तो टाइम किस में ज्यादा लगा? जब एयर का रेजिस्टेंस था, तो एयर का रेजिस्टेंस दोनों ऑब्जेक्ट पे अलग अलग लगा, फेदर पे अलग लगा और हथौड़े पे अलग लगा। बट जब वैक्यूम था, तो वैक्यूम में दोनों के दोनों एक साथ गिर गए। ये एक्सपेरिमेंट है ना, सबको पता होगा ये तो, सर। है ना? हम ये क्या बोलते हैं, लीनिंग टावर ऑफ पीसा के ऊपर किया गया था, ऐसा कुछ बताते हैं कि वहां से गिरा के देखी गई थी पहली बार चीजें, तो ये हो गया। अब बात ये आती है फ्री फॉल का मतलब ये नहीं है कि बॉडी फॉल करेगी, मतलब वो गिरना जरूरी नहीं है, वो कहीं किसी भी डायरेक्शन में मोशन हो सकता है। बट द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स हो। जरूरी भी नहीं ग्रेविटेशनल हो, कोई भी बॉडी फोर्स हो, कोई भी एक बॉडी फोर्स हो, सिर्फ वो एक ही फोर्स अगर उस पर लग रहा है तो दिस मींस द बॉडी इज अंडर फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब वैसे तो अगर अंग्रेजी के हिसाब से जाओगे तो फ्री फॉल का मतलब यही है कि वो नीचे गिर रही है। बट मैं ये इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फ्री फॉल के अंदर जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो इक्वेशंस पढ़ेंगे, वो हर एक उस केस में इस्तेमाल हो सकती है जहां पे कोई भी एक सिंगल बॉडी फोर्स लग रहा हो, है ना? बॉडी फोर्सेस का मतलब पता है बेटा आपको? बॉडी फोर्सेस, अच्छा मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। ग्रेविटेशन है वो बॉडी फोर्स है, और फ्रिक्शन है वो बॉडी फोर्स नहीं है। भाई बॉडी फोर्स वो होता है जो हर एक पार्ट, जैसे मान लो एक ये बॉडी है, रिजिड बॉडी, इसके कुछ अंदर पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर, तो बॉडी फोर्स का मतलब ये होता है कि हर एक पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स। ग्रेविटी है, ग्रेविटी तो हर एक पार्टिकल पे लगेगी ना बेटा, मास के एक छोटे से छोटे टुकड़े को, जो कोई भी सर। का एक छोटा से छोटा टुकड़ा है, मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग इन दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन इन दिस स्लाइड, तो क्या होगा, हर एक पार्टिकल पे जी नीचे लग रहा होगा ऐसे इंडिपेंडेंटली।
आप इस बॉडी को बीच में से तोड़ भी दोगे, ऐसे तोड़ भी दिया तो भी इस पे इंडिपेंडेंटली नीचे जी लगेगा, इस पे जी लगेगा। तो आप इसको इनफाइनाइट टुकड़ों में भी बांट दोगे तब भी हर एक पार्टिकल पे जी नीचे ही लगेगा। तो दिस मीन्स ये इमेजिन कर सकता हूँ ना कि जब ये इकट्ठी थी, एक साथ थी, तब भी इसके हर एक टुकड़े पे वो फोर्स लग रहा था। तो ऐसे फोर्स को मैं बोलता हूँ बॉडी फोर्स। और फ्रिक्शन क्या होता है? ये एक ब्लॉक है, नीचे कोई सरफेस है, अब इसको मैं इधर मूव करा रहा हूँ फोर्स एफ से, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? फ्रिक्शन सिर्फ इसके नीचे वाली सतह पे लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, उसको मैं फ्रिक्शनल फोर्स बोल देता हूँ। तो ये सरफेस फोर्सेस होते हैं, दीज आर नॉट बॉडी फोर्सेस। ये केवल इसकी डाउनवर्ड जो नीचे सबसे नीचे वाली लेयर है सिर्फ उस पे लग रहा है, बट बॉडी फोर्स कहाँ था? सब जगह लग रहा है। एक एग्जाम्पल और भी हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी फोर्स। तो जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है, तो अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल है और मैग्नेटिक फील्ड में आता है, तो वहां पे भी जो हर एक उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या उसका कंस्टिट्यूएंट मैग्नेटिक डोमेन्स है, उन पे जो फोर्स लगने वाला है, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज बॉडी फोर्स। क्या मेरे को सरफेस फोर्स का कोई और एग्जांपल बताओगे अपार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन? अपार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन कैन यू टेल मी सम अदर एग्जांपल ऑफ बॉडी फोर्स? चाहे तो चैट बॉक्स में डाल दो आंसर। We walk the surface of the earth. क्या बेटा, क्या बता रहे हो? बताओ बताओ, अरे गलत बताना अलाउड है, बोलो। सर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं नहीं, अरे हाँ सर। ग्रेविटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सारे के सारे बेटा बॉडी फोर्सेस हैं, है ना। जो फोर्स, जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन एक सरफेस पे लग रहा है ना, मान लो मैं रब कर रहा हूँ, ये फोन है मेरे हाथ पे रब हो रहा है, तो इसकी खाली ये डिस्प्ले वाली साइड पे ये फोर्स लगने वाला है ना। मैं ये थोड़ी बोलूंगा ये पूरे के पूरे हर एक पार्टिकल पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, नहीं भाई, सिर्फ ये रबिंग सरफेसेस के ऊपर लग रहा है। जो सरफेसेस आपस में रब करेंगे, खाली उन सरफेसेस के ऊपर ये फोर्स लग रहा है। तो दिस इज नॉट अ बॉडी फोर्स, दिस इज सरफेस फोर्स। सरफेस टेंशन फोर्स, हाँ, वी वॉक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो तो फ्रिक्शन फोर्स ही हो गया। वी वॉक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, हमारे पास फ्रिक्शन है इसलिए हम चल पाते हैं। सरफेस टेंशन फोर्स, किसी ने सुना है इसके बारे में? सरफेस टेंशन, है ना। तो सरफेस टेंशन फोर्स भी बॉडी फोर्स नहीं है, वो भी सिर्फ उसी सरफेस पे लगेगा जो जहां पे मीडियम चेंज हो रहे हैं ना, यस सर। एट द इंटरफेस ऑफ मीडियम। जब कोई दो इंटरफेसेस होते हैं, चाहे वो लिक्विड गैस हो, जैसे एयर वाटर ड्रॉपलेट है, मान लो H2O का ड्रॉपलेट, तो इसके अंदर तो वाटर है और बाहर क्या है? एयर है। तो एयर वाटर इंटरफेस पे जो बना ना इंटरफेस, जब इंटरफेस बनेगा दो फ्लूइड्स का, या किसी फ्लूइड और सॉलिड, FSI भी बोलते हैं, फ्लूइड सॉलिड इंटरेक्शन। तो फ्लूइड है, जैसे मान लो एक एक लकड़ी का, वो लकड़ी का या फिर पत्थर पड़ा हुआ है मान लो, उसके ऊपर आप मरकरी डाल दो, तो मरकरी एक ड्रॉपलेट बना लेगा ना। तो वहां पे क्या हुआ? वहां पे फ्लूइड आया किसके? सॉलिड के इंटरेक्शन में, तो एक इंटरफेस बना, तो वहां पे ड्रॉपलेट बन रही है। तो वहां पे जो फोर्स होगा एट द पेरिफेरी ऑफ दिस थिंग, तो वो क्या होगा? वो सरफेस टेंशन फोर्स होगा। यहाँ भी सेम सेम ऐसा होता है, H2O और बाहर की साइड एयर है, तो इसमें क्या होगा? यहाँ भी सरफेस टेंशन फोर्स होगा। तो सरफेस टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं सरफेस फोर्सेस, और बाकी होते हैं बॉडी फोर्सेस। अब बात कहाँ थी? देखो, बॉडी फोर्सेस जहां भी लग रहे हैं, जहां पे भी सिंगल डायरेक्शन में एक बॉडी फोर्स लग रहा है, और हमारा रिजिड बॉडी सिर्फ उस बॉडी फोर्स के इफेक्ट में है, सिर्फ एक सिंगल बॉडी फोर्स है, उसके इफेक्ट में है, तो जो भी हम यहाँ पे फ्री फॉल की इक्वेशंस देखेंगे वो वहां पे एप्लीकेबल होने वाली है। समझे? ठीक। यस सर। अब बात आई ग्रेविटेशनल इफेक्ट ओनली। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में कि सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है, तो हम बोल देंगे इट इज अंडर फ्री फॉल। मोशन अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, जिस वर्ड से भी हो सकता है, साइडवर्ड, अपवर्ड, लेफ्टवर्ड, डाउनवर्ड, हिमाचल की साइडवर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ जी उसी डायरेक्शन में लगना होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में जी उसी डायरेक्शन में फॉल। ठीक। अब बात आती है मोशन अंडर ग्रेविटी। हाँ, तो देख लो भाई, इसके साइन कन्वेंशन की कुछ बातें लिखी हैं। टाइम तो नहीं हो गया अपना? कल पढ़े सर इसको? है अभी। क्या है? कुछ नहीं है, 8 बजे स्टार्ट किया था, 4 मिनट बचे हैं। इसको पढ़ेंगे नहीं, अब साइन कन्वेंशन भूल जाओगे नहीं तो। और मेरे नाक में दर्द भी हो रहा है। कल क्या पढ़ाएंगे? अगर अभी सब पढ़ा दिया तो कल ही क्वेश्चन कराएंगे, निकल लेंगे फिर। ठीक है।
एक दिन का बचा है, कल करेंगे इसको। यस सर। Yes, sir. और हाँ, अब कुछ बात कर लेते हैं, कुछ दिखा देते हैं तुम्हें। क्या दिखा देते हैं यार।